हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है सॉलिड स्टेट चैप्टर, जिसके हमने कुछ पार्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट। हमने लास्ट क्लास में डेंसिटी वाला एक फॉर्मूला देखा था और कुछ वॉल्यूम्स देखे थे यूनिट सेल के क्या क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिलर इंडिसेस। क्या होता है मिलर इंडिसेस? बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। मिलर इंडिसेस, देखो जब भी ये वर्ड मिलर बोलते हैं ना तो मुझे वो साउथ अफ्रीकन एक क्रिकेटर है डेविड मिलर, उसकी याद आ जाती है। तो उसमें वो मिलर है क्रिकेटर, तो जब भी मिलर इंडिसेस पढ़ती हूँ तो मुझे वही एकदम से माइंड में आता है कि हाँ वो वाला क्रिकेटर है डेविड मिलर। तो डोंट बी सरप्राइज, ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी देखती हैं क्रिकेट और विराट कोहली के अलावा भी और क्रिकेटर्स के नाम याद होते हैं लड़कियों को, ठीक है। तो डोंट बी सरप्राइज। चलो वेल छोड़ो इस चीज़ को, अभी तो हमें केमिस्ट्री पे आना है, क्रिकेट को छोड़ देते हैं। देखो अब हमें स्टार्ट करना है मिलर इंडिसेस, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे विलियम हॉविन्स मिलर, उन्होंने ये रूल डिसाइड किया था मिलर इंडिसेस का, ठीक है। क्या होता है ये पढ़ने से पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज, ठीक है। ओके, इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। क्या होता है क्रिस्टलोग्राफी का लॉ, इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। देखो क्रिस्टलोग्राफी का क्या मतलब है, देखो क्रिस्टलोग्राफी मतलब जो क्रिस्टल है उसकी स्टडी को बोल रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो जो हमने एक क्रिस्टल बनाया है यूनिट सेल से कंबाइन करके, वो हमारा क्रिस्टल हो गया, ठीक है। कई सारे यूनिट सेल्स जो हैं लैटिस पॉइंट्स ज्वाइन करके हमने एक यूनिट सेल बनाई, यूनिट सेल को रिपीट कर करके हमने एक पूरा क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ क्रिस्टलोग्राफी उसी की स्टडी को बोल रहे हैं। तो इसका ना एक लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। अपना एक लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी का लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। क्या होता है ये? देखो हमने एक यूनिट सेल ड्रॉ की है, ठीक है। हमने ये ड्रॉ किया है, एक पूरे की पूरी यूनिट सेल हमने ड्रॉ की है, ठीक है। या तो हम पूरा क्रिस्टल ड्रॉ कर लें या एक यूनिट सेल में भी समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि हम इसको बीच में से ना कट कर देते हैं कहीं से, ये वाला पार्ट मान लो हमने यहाँ से ऐसे करके कट कर दिया। यहाँ से हमने जहाँ पे ये डैश डैश किया है ना, यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया ऊपर से नीचे तक एक, ठीक है। ये ऐसे एक पूरा का पूरा कट लग गया यहाँ पर, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ पर ये हमारा है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इसको कट करने से हमारे पास 2 चीज़ें मिलेंगी हमें कुछ इस टाइप का, एक तो ये वाला सिस्टम मिलेगा जो इधर वाला पार्ट है, और ऐसा ही एक छोटा सा सिस्टम हमें इधर मिलेगा, ऐसा वाला पार्ट। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ही तो ये वाला पार्ट बन रहा है, ठीक है। हमने इसको बीच में से कट कर दिया है, ठीक है। ये छोटा बड़ा कैसे हो गया ये मत सोचना, ये थोड़ा ड्रॉ करने में हो गया है, बाकी इतना ही है, ठीक है। जो ये है वो ये है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये बनता है, इसको बीच में से काट दे तो ये इस तरह 2 पीसेस में हमें दिखेगा, ओके। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हमने देखा तो इसमें जो ये एंगल था इंटरफेशियल एंगल, वो 90 डिग्री था, मान लो क्या होता है ये क्यूब में 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरफेशियल एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे जो हर कॉर्नर है हमारे वो कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। हमने जब ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद जो ये नया एज यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी नई एज और इसकी नई एज, तो इनके बीच जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है।
यानी इंटरफेशियल एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप चाहे इसके भी कई सारे पार्ट कर दो, इसको बीच में से कहीं से कट कर दो, ठीक है, पूरा का पूरा कट कर दो, तो भी क्या आने वाला है, इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री ही आने वाला है, ठीक है। तो कितना भी छोटे से छोटी यूनिट कर दो आप, किसी यूनिट सेल को कितने भी छोटे से छोटे पार्ट में पूरा कट कर दो बीच से, तो जो भी बनेगा वो फिर भी इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। जो पहले इंटरफेशियल एंगल था बाद में भी सेम वही इंटरफेशियल एंगल बचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। आफ्टर कटिंग थ्रू एजेस एंगल विल बी सेम, ठीक है, इंटरफेशियल एंगल विल बी कॉन्स्टेंट। तो दैट्स वाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। तो ये तो कहता है फर्स्ट लॉ क्रिस्टलोग्राफी का कि जितना भी हम कट कर लें पर वो एंगल सेम ही रहना है, ठीक है। कितने भी कटिंग कर लो आप, कितना भी छोटे से छोटा क्यूब बना लो, सेम एंगल रहने वाला है, ठीक है भी सही बात है बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल इमेजिन कर पा रहे हो तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री, इसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसमें लिखो all the crystal of a substance, किसी भी सब्सटेंस का कोई क्रिस्टल है, मान लो कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, have all the crystal of a substance have the same type of symmetry, has the same type of symmetry. That is plane of symmetry, plane of symmetry, comma, axis of symmetry, and center of symmetry. ठीक है, नोट करो ये वाला लो और फिर समझो इसको कि ये है क्या। All the crystal of a substance have the same type of symmetry, plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry, ठीक है। यानी कि इसमें भी हम एक क्यूब बना के देखते हैं इसको कि कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक क्यूब बनाते हैं हम, ठीक है, ये क्रिस्टल मान लो हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हमेशा कोई भी क्रिस्टल लोगे उसमें ये तीन सिमेट्री हमेशा देखने को मिलेंगी। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम ऊपर से नीचे तक कोई भी एक प्लेन ड्रॉ कर दें इसमें ऐसे, तो क्या यहाँ पे कोई प्लेन दिख रहा है हमें? बिल्कुल दिख रहा है। इधर से अगर हम डाल दें तो क्या यहाँ पे एक प्लेन है? बिल्कुल है एक प्लेन। तो कहीं से भी डालोगे आप, चाहे साइड से डाल दो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दिख रही है हमें। चाहे आप परपेंडिकुलर डालो, हॉरिजॉन्टल प्लेन डालो, साइड से डालो, कहीं से भी प्लेन डालोगे तो उसमें एक प्रॉपर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको रोटेट करा दें, मान लो इस एक्सिस के थ्रू हमने इसको रोटेट करा दिया, तो ये ऊपर से C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगी इसमें, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ साइड से दिखा दें तो इसमें C3 भी दिखेगी, C2 भी दिखेगी। तो इसमें हमारी कई सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी दिख सकती हैं और वो होती भी हैं, हर किसी में होती हैं, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ज़रूर होगा, एक्सिस ज़रूर होगी। तीसरी चीज़ है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो जैसा इधर है सेंटर से
ऐसा ही सेम इधर भी है, तो यानी इसमें आई भी प्रेजेंट है। आई जो होता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसमें जैसा इधर ऐसा इधर, कहीं से भी देख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हमें दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्लियर। तो ये कहता है सेकेंड लॉ कि इसमें 3 तरह की सिमेट्री हर क्रिस्टल में हमें देखने को मिलती हैं, एक्सिस, प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब आता है थर्ड लॉ, ये सेकेंड था, अब आता है थर्ड लॉ जो हमें करना है डिटेल में स्टडी। थर्ड है थर्ड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी या फिर लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। देखो अब ये रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस लॉ क्या कहता है, पहले तो इस लॉ को हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो। दिस लॉ स्टेट्स दैट लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law the intercept made by any phase of a crystal on the crystallographic axis are either equal to unit intercept, or some integer multiple of unit intercept, ठीक है। ये है थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर इक्वल टू यूनिट इंटरसेप्ट और सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट इंटरसेप्ट। क्या कह रहा है ये, अभी तो समझ में नहीं आने वाला, लेकिन अभी हम आगे जैसे जैसे समझेंगे तब समझ आएगा। ये तो एक सुंदर सा नोट्स बनाने के लिए आपकी डेफिनेशन है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन आपको कुछ नहीं समझा रही है। अभी हम जो आगे करने वाले हैं उससे समझ आएगा आपको, क्वेश्चंस करने से और आगे अभी मैं जो बताने वाली हूँ उससे समझ आएगा एक्चुअल में है क्या मिलर इंडिसेस और ये क्या लोग ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये तो सुंदर से नोट्स बनाने के लिए है, इसको लिख लो एज इट इज़। आगे करते हैं। हो गया नोट? ओके। देखो सबसे स्टार्टिंग पे आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाओ। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या चीज़ की थी कि हमारे पास ना कुछ लैटिस पॉइंट हैं, उन लैटिस पॉइंट से ना हमारा एक यूनिट सेल बन रही है और फिर उस यूनिट सेल के रिपीटेशन से हमारा एक पूरा क्रिस्टल सिस्टम बन रहा है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। तो वहीं पे आते हैं। तो हमने लैटिस पॉइंट्स लिए, इन लैटिस पॉइंट को हमने यहाँ से ऐसे ज्वाइन तो कर दिया, ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। मान लो कुछ और हैं, 8 लैटिस पॉइंट थे ये, हमने इनको यहाँ पर ज्वाइन तो करा दिया।
ठीक है। अब इनको हमने ज्वाइन कैसे कराया, आप देख रहे हो कैसे ज्वाइन हुए हैं। अगर हमने इसको एक एक्सिस माना है, इनको मान लो एक ये एक्सिस है, ऐसे ऐसे एक एक्सिस, ये एक ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो और ये जेड अगर मान लेते हैं हम, अगर ये 3 एक्सिस मान लेते हैं तो हमने देख रहे हो क्या किया है यहाँ पर, हमने इनके पैरेलल ऐसे ऐसे ज्वाइन तो करा दिए हैं लैटिस पॉइंट्स, एक इधर से करा दिया, एक इधर से करा दिया, तो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल ही हैं ये सब। देख रहे हो आप, इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाले और ये वाले हैं, इस वाली एक्सिस के पैरेलल ये वाली और ये वाली एक्सिस हैं, इस वाली के और ये है, इस वाली के पैरेलल ये वाली है और ये वाली है। तो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल ही बन रहा है सब कुछ, ठीक है। हर लैटिस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करा रहे हैं इस एज के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक है, किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक है। हमने इसको ज्वाइन तो कर दिया। तो ये जो हमारी बात हुई है यहाँ पर कि ज्वाइन करने से इन क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये जो लाइन है ना, इनको हमने कहा कि इनको हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक पैरेलल क्रिस्टल प्लेन का एक सेट है, ठीक है। इनको हमने एजेस ना कहकर हमने कह दिया कि ये पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। इनको हमने क्या माना, पैरेलल प्लेन्स, कि भाई ये क्रिस्टलोग्राफिक एक एक्सिस थी, 3 एक्सिस थी, इन एक्सिस के जो पैरेलल हैं हमने प्लेन्स ड्रॉ कर दिए। हमने इन लाइंस को ना जो ज्वाइन किए हैं एजेस, इनको हमने क्या कह दिया कि ये पैरेलल प्लेन्स हैं, ये कंसीडर कर लिया इनको, ठीक है। जब हमने इनको पैरेलल प्लेन्स कंसीडर कर लिया, अब हमने इनको प्लेन कंसीडर कर लिया, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब इन प्लेन की ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन कैसे पता चले, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियली तो हमने ये माना कि भाई चलो लैटिस पॉइंट्स थे, हमने उनको ज्वाइन करा के इस तरीके से लाइंस से ड्रॉ कर दी, ठीक है। उन लाइंस को हमने मान लिया कि वो पैरेलल प्लेन्स हैं, एज्यूम कर लिया हमने। अब हमने दिक्कत ये आई कि उनकी ओरिएंटेशन और डायरेक्शन कैसे बताई जाए, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्लेन को जो हमने कंसीडर किया है, इस पैरेलल प्लेन की ओरिएंटेशन और डायरेक्शन बताने के लिए जो हमारे विलियम हेलोज मिलर थे, उन्होंने एक मेथड जनरेट किया, ठीक है। उन्होंने एक मेथड जनरेट किया कि जो ये पैरेलल प्लेन्स थे ना, ये पैरेलल प्लेन्स थे, उनको विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू ये जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनके रिस्पेक्ट में जो है 3 नंबर से, इन नंबर से डिनोट किया HKL, और इन्हें ही कहते हैं हम मिलर इंडिसेस। नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। देखो इनिशियली क्या हुआ, लैटिस पॉइंट्स थे, उनको हमने जैसे जैसे ज्वाइन किया तो हमने देखा कि वो एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, हर किसी एक्सिस के कोई ना कोई पैरेलल है, किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब इन पैरेलल प्लेन्स की जो ओरिएंटेशन और डायरेक्शन है वो निकालने में प्रॉब्लम आई। अब इनको कैसे निकालें, उनकी ओरिएंटेशन को कैसे बताया जाए, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे मिलर, उन्होंने एक मेथड जनरेट किया कि जो ये पैरेलल प्लेन्स आए हैं, हमने जो ये बनाए हैं पैरेलल प्लेन्स, उनको विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ये 3 जो हैं वो दे देते हैं, सेट ऑफ, क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ, ये 3 सेट्स दे देते हैं। इनको इन्होंने कहा कि ये मिलर इंडिसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये HKL ये होती हैं हमारी मिलर इंडिसेस। तो ये हमारी कुछ नहीं होती, कोई इंटीजर होता है, कोई ना कोई इंटीजर होता है ये। अब ये इससे पहले जब हमने थर्ड लॉ लिखा था उसमें इंटीजर वर्ड आया था ना, या तो इंटीजर होता है या उसका कोई मल्टीपल होता है, तो वही चीज़ है ये। तो ये HKL जो है वो कोई इंटीजर है, तो विद रिस्पेक्ट टू दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने कोई इंटीजर ले लिए 3, इन्हीं इंटीजर्स को बोल दिया कि ये मिलर इंडिसेस हैं, राइट, ओके। इनको हम HKL प्लेन्स भी कह सकते हैं, इंटीजर कह लो या HKL प्लेन्स कह लो, HKL प्लेन्स या फिर मिलर इंडिसेस एक ही बात है,
मिलर इंडिसेस कह लो या फिर HKL प्लेन्स कह लो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो प्लेन्स को ही मिलर इंडिसेस कहा जाता है। जो ये प्लेन्स हैं बस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताने होते हैं, इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, तो बस एक इस XYZ एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनकी क्या वैल्यूज़ होती है वो हमें बतानी होती है, ये होती है मिलर इंडिसेस, ठीक है। कुछ तो समझ आया होगा ना अब तक, जितना भी किया है कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, या नहीं बिल्कुल भी नहीं आया, ज़ीरो तो नहीं हुआ ना, तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ग्राफ। तो अगर थोड़ा सा भी समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे और भी क्लियर करने वाले हैं अब हम, तो अभी और ज़्यादा क्लियर होने वाला है आगे। देखो अभी तक तो आपने इसकी डेफिनेशन करी, अब आप यहाँ पर, अब तक तो सिर्फ आपने लिखा एक रफली, अब आप यहाँ पे एक डेफिनेशन टाइप लिखो। अब हम लिखेंगे इसकी एक डेफिनेशन टाइप। तो मिलर इंडिसेस क्या कह सकते हो आप, अगर लिखना ही है आपको, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द crystallographic plane planes in 3 dimension, is called मिलर इंडिसेस, ठीक है। MI मतलब पूरा मिलर इंडिसेस लिखना। तो एक तरीके से ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि हमारे जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स हैं, जो लैटिस पॉइंट से हमने बनाए हैं पैरेलल प्लेन्स, तो इन प्लेन्स की एक 3 डायमेंशन में एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाती है, मिलर इंडिसेस। मैथमेटिकल वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये एक इंटीजर की फॉर्म में आएंगे, HKL प्लेन्स, ठीक है, कोई भी 3 इंटीजर की फॉर्म में आएंगे, राइट, ओके। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम बताएंगे कि मिलर इंडिसेस कैसे निकालें, उसका क्या रूल होगा। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको बनानी पड़ेंगी 3 एक्सिस, ठीक है। एक आपको ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लो ये ओरिजिन मान लिया हमने, और यहाँ पर 3 एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। इन 3 एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, इन 3 एक्सिस पे हमने कोई भी प्लेन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर तो पैरेलल प्लेन्स हैं, हम इस प्लेन को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ट्राइंगल शेप का भी हो सकता है ये प्लेन, ठीक है। तो प्लेन का मतलब सिर्फ पैरेलल प्लेन्स ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक मिलर इंडिसेस है और एक आता है विज इंडिसेस, एक आता है विज इंडिसेस का कॉन्सेप्ट। इसको हम देखेंगे, इसके डिफरेंस को, क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो विज इंडिसेस होती हैं वो हमारी आती हैं, जो ये वाला ट्राइंगल टाइप का प्लेन होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा। मिलर इंडिसेस आती है जब हमारा कोई भी प्लेन, कोई एक प्लेन भी अगर पैरेलल हो गया, एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब इंटरसेप्ट इन्फिनिटी अगर पहुंच जाता है किसी केस में, तो वो हमारा मिलर इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। वो सिर्फ पैरेलल प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसेस होता है, और जो पैरेलल नहीं हैं उनके लिए विज इंडिसेस होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहाँ पे जो ये प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हुआ हमारा, ये कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट बना रहा है। भाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ऐसे कोई लाइन जाती है जो ये कट करती है एक्सिस को कहीं पे, तो वो उसका इंटरसेप्ट ही तो होती है ना। तो ये इंटरसेप्ट ही तो हो रहा है, ऐसे ये वाला इंटरसेप्ट, ऐसे ये वाला इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट आपस में मिलके एक प्लेन ही तो बना रहे हैं, ऐसे एक ऐसे प्लेन बन गया ना ये। जैसे भाई 3 एक्सिस थी हमारी, उस पर हमारी 3 एक्सिस पे एक ऐसे कोई प्लेन आ गया ऐसे, ठीक है। तो वो जो हमारा प्लेन है वो कहला रहा है यहाँ पे कि ये पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। मान लो यहाँ पर ये 1 यूनिट है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो इसके लिए जो इंटरसेप्ट आया वो आएगा 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रहा है। तो अब मिलर इंडिसेस क्या होंगी, तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट,
ठीक है, अभी लिखवाऊंगी पूरा रूल जो है। अभी यही समझो, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, तो अगर 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही आना है, तो ये क्या आ जाएंगे आपके 1 1 1, ये आ जाएगी आपकी मिलर इंडिसेस, यानी ये H, ये K, ये L, HKL प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 1 बनाया कोई इंटीजर, हो सकता है कि यहाँ पर कोई 2 यूनिट हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर इंटरसेप्ट की। ठीक है, या फिर अगर ये वाला प्लेन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, मान लो एक प्लेन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो पैरेलल है, कोई एक प्लेन पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल अगर हो गया, मान लो ये कोई प्लेन पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो एक्स वाले पार्ट पे जो इसका इंटरसेप्ट है वो कितना है भाई, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, तो क्योंकि ये एक्स को कहीं अभी मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, कहीं हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, लेकिन इन्फिनिटी पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको मान लो 1 पे कट कर रहा है, इसको भी मान लो 1 पे कट कर रहा है, तो 1 1 इंटरसेप्ट और ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/∞, 0 होता है, तो इसका क्या आएगा 1 1 0 मिलर इंडिसेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मिलर इंडिसेस के कॉन्सेप्ट में, आपकी इन्फिनिटी वाली इंटरसेप्ट आती है और 0 भी हो सकता है। विज इंडिसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई इंटीजर ही रहता है। ठीक है, 0 के अलावा, राइट, क्योंकि उसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ अगर क्लियर हो चुकी है, ये पिक्चर अगर पूरी क्लियर होनी स्टार्ट हो गई है, स्टोरी समझ आ रही है, तो इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करें, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। अभी हम करने वाले हैं कुछ रूल्स, उन रूल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो हेडिंग, रूल्स या कंडीशंस ऑफ मिलर इंडिसेस। इसको सबको ड्रॉ कर रब कर देती हूँ मैं अगेन। Write down the heading, rules या फिर कह लो conditions या properties कह लो of Miller indices। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस, प्रॉपर्टीज़, कुछ भी कह लो कि ये हमारे मिलर इंडिसेस के लिए होने चाहिए रूल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट 1 पॉइंट जो होना चाहिए वो तो होता है यही जो अभी हमने पढ़ा, मिलर इंडिसेस। इसको बार बार मैं बड़ा लिखने की बजाय MI लिख रही हूँ, आप समझ जाना है MI का मतलब मिलर इंडिसेस हो रहा है। ठीक है, मिलर इंडिसेस आर रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, पहला पॉइंट, मिलर इंडिसेस जो होती हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं इंटरसेप्ट का। ठीक है, तो जैसे कोई भी हमारी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल जब भी आप कर दोगे तो वो जानी है हमारी मिलर इंडिसेस। जैसे 1 2 2, अगर ऐसा कुछ है तो इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा ये। ठीक है, तो इसका अपोजिट आएगा हमेशा। लेकिन क्या इसको ऐसे लिखना सही है? नहीं है, क्योंकि अब इसमें लिखो सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट कहता है कि मिलर इंडिसेस सेकंड पॉइंट कहता है मिलर इंडिसेस कांट बी फ्रैक्शनल। मिलर इंडिसेस कांट बी फ्रैक्शनल। जैसे आपने ये लिखा है ना फ्रैक्शनल, ऐसे नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रॉपर होनी चाहिए जैसे ये है। तो अगर फ्रैक्शनल की फॉर्म में आ भी गई है तो हम क्या करेंगे, कांट बी फ्रैक्शनल, तो इसका हम LCM ले लेंगे। थ्रू LCM दे कैन बी मेड नॉन फ्रैक्शनल। ठीक है, ये चीज़ होगी।
एलसीएम इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में कि हमें एलसीएम लेना होता है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या आएगा हमारा 211। जैसे इसी में अगर हम कंटिन्यू करें तो ये आ जाएगा 211। ठीक है, एलसीएम लेके हमारा 211 आ गया। ओके, तो ये हो गई हमारी मिलर इंडिसेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि जो मिलर इंडिसेस होती हैं, मिलर इंडिसेस शुड बी फाइनाइट। मिलर इंडिसेस शुड बी फाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्ट तो हो सकता है इनफाइनाइट। इंटरसेप्ट जो हमने बात की थी कि भाई इस प्लेन के पैरेलल आ गया है तो इसका तो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा, तो इंटरसेप्ट तो इन्फिनिटी हो सकता है, तो ये ज़ीरो तो हो सकती है, बट ये फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट हो गई, अगर आपने इसको 1/0 करके इनफाइनाइट बना दिया तो फिर ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट गलत। फिर इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो हमारा ओरिजिन पे हो जाएगा, और इंटरसेप्ट कभी भी ओरिजिन पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंटरसेप्ट यहाँ से नहीं जा सकता ओरिजिन से, ये ऐसे कभी नहीं हो सकता इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट होता है किसी और पॉइंट पे, इंटरसेप्ट कभी भी ज़ीरो पे नहीं होता है। ठीक है, मिलर इंडिसेस शुड बी फाइनाइट, ये चीज़ लिख ली, क्योंकि इंटरसेप्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये हमारी फाइनाइट इनफाइनाइट आएगी तो फिर इंटरसेप्ट ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो रेसिप्रोकल करके इनफाइनाइट आया, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ ज़ीरो से जा ही नहीं सकता इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकता है, बट मिलर इंडिसेस शुड बी फाइनाइट। ओके, मिलर इंडिसेस शुड बी फाइनाइट। इसी में ही लिख लो, मिलर इंडिसेस कैन बी, मिलर इंडिसेस कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट can never be infinite। ठीक है, मिलर इंडिसेस को पहली बात तो फाइनाइट होना चाहिए, दूसरी बात वो इनफाइनाइट तो कभी नहीं हो सकती, बट हाँ ज़ीरो ज़रूर हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर की जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखते हैं थर्ड वाले का ही, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैल्यू -1 है, 3 है, 0 है, तो वो कंसीडर की जा सकती है, यानी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी हो सकती है। ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये हो सकती है। बट अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए इनफाइनाइट 0 1, तो ये इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती। अगर ये लिखा हुआ मिल रहा है तो दैट मीन्स वो हमारा इंटरसेप्ट हो सकता है, मिलर इंडिसेस नहीं हो सकती बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो ये नेगेटिव वाला पॉइंट लगाया ना आपने, नेगेटिव लगाया है, द नेगेटिव साइन जो हमारा लगा हुआ है वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जो यहाँ पर लिख रहा है ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इफ़ देयर इज नेगेटिव इंटरसेप्ट, द नेगेटिव नंबर इज डिनोटेड बाय, द नेगेटिव नंबर is denoted by बार। बार का मतलब कोई नंबर है और उसके ऊपर नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो नंबर इज डिनोटेड बाय बार अबोव द नंबर, बार अबोव द नंबर। तो इसको ये कहना सही नहीं है जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट,
इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि 1 के ऊपर बार 3 एंड 0, तो जितने भी नेगेटिव होंगे वो हमारे ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पे ही नेगेटिव हो सकता है हमारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जिसमें तीनों के ऊपर नेगेटिव हो तो तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हटा दोगे, नेगेटिव साइन रहना चाहिए मिलर इंडिसेस में, लेकिन वो बार की फॉर्म में होना चाहिए ऊपर। ठीक है, नंबर के ऊपर बार की फॉर्म में उसको हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गए इसके पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अच्छा इंटीजर वाली बात तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इंटीजर तो ये है ही, फ्रैक्शनल नहीं है बट वैल्यू इंटीजर है, तो ये तो क्लियर है ही इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर वाली बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, 4 हो गए। एक पार्ट और लिख लो इसका, प्लेन कैन नेवर बी एट ओरिजिन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट इसको लिख लो, प्लेन कैन नेवर बी एट ओरिजिन, क्योंकि प्लेन अगर ओरिजिन पे हो गया 0 पे, ओरिजिन का मतलब एट 0, अगर एक बार 0 पे हो गया तो 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि होना ही नहीं है। हमें तो फाइनाइट वैल्यू चाहिए, हमने पहले ही बताया था। तो मिलर इंडिसेस शुड बी फाइनाइट, तो इन्फिनिटी तो होना ही नहीं चाहिए। तो प्लेन कैन नेवर बी एट ओरिजिन, ये बात होगी, क्योंकि फिर ये आ जाएगा और ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्लेन जो है हमारा वो ओरिजिन पे भी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर तो मिलर इंडिसेस के ये रूल्स थे, ये तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये। क्वेश्चन है, ये वाला, ये ना हमें इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट गिवन, ये जो है हमारे इंटरसेप्ट हमें गिवन है, इंटरसेप्ट इज गिवन, फाइंड द मिलर इंडिसेस। फाइंड द मिलर इंडिसेस। अब कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहला रूल जो लगने वाला है वो तो होता है रेसिप्रोकल करना होता है। इंटरसेप्ट अगर नहीं दिया है तो पहले इंटरसेप्ट निकालो, एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगना ही नहीं है क्योंकि इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है। कर दो इसको रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2 आएगा, 1 का करोगे 1 ही आएगा, 1/3 का करोगे 3 आएगा। तो 2 1 3 ये आ गई हैं इसकी मिलर इंडिसेस। बस क्लियर हो गया। ठीक है, इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, रेसिप्रोकल इसका हमने कर दिया है, और वही हमारा आ गया है मिलर इंडिसेस। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व हो गया आंसर। इसी तरीके से मान लो आपको दिया हुआ है A 2B और 3C, ऐसे। ये भी हमें क्या दिए हुए हैं, इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसका हमें बताना है मिलर इंडिसेस। यहाँ पर ABC का मतलब क्या है, ये ABC जो है इंटरसेप्ट हैं यूनिट प्लेन के। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें क्या है, ये हमारे इंटरसेप्ट ही हैं यूनिट प्लेन के। तो इनको आप कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। ठीक है, ये तो इसकी एक यूनिट
यूनिट इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इनको देखना है कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले तो आपको देखना है इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट 1 है, 2 है एंड 3 है। इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट क्या आएगा? 1, 1/2, 1/3। तो यहाँ से जो मिलर इंडिसेस आएगी वो क्या आएगी? क्योंकि हमें फ्रैक्शनल की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें पूरी वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? 6, 3 एंड 2। यस, 6, 3 एंड 2। तो ये आ जाएगा हमारा मिलर इंडिसेस। एक क्वेश्चन और करो। -2 एंड इन्फिनिटी। अब ये दिया हुआ है, इसका भी हमें क्या करना है? फाइंड मिलर इंडिसेस। ये भी हमें इंटरसेप्ट गिवन है। कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो रेसिप्रोकल करोगे। 1 - 1/2, 1/∞। ये तो हो गया इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को कैसे लिख सकते हो? 1/∞ तो 0 होता है, ये 1 होता है, और ये -1/2 है। लेकिन हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 - 1 एंड 0। क्या ऐसे लिखना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये -1 जो है वो बार की फॉर्म में आएगा ऊपर ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2, 1, 0, ठीक है, बार की फॉर्म में ये होता है। तो क्लियर हो गई, ये बहुत इजी है करना, सिर्फ रेसिप्रोकल निकालना है और ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको बार की फॉर्म में नेगेटिव रखना चाहिए, आपको ओरिजिन पे प्लेन नहीं होना चाहिए, आपका फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के ये सारे रूल्स जो हैं वो याद होने चाहिए और फिर क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे जिसमें इंटरसेप्ट हमें गिवन होगा। इसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे डायग्राम बेस्ड जिसमें हमें खुद निकालना पड़ेगा पहले इंटरसेप्ट हमें गिवन नहीं होगा, हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इजी होते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो लाइंस हैं ये ड्रॉ हो रही हैं, ये बता रही हैं कि एक प्लेन है ये, ठीक है, ये एक प्लेन को शो कर रही है। तो ये इस तरह का है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें इंटरसेप्ट भी खुद निकालना है, फिर उसकी मिलर इंडिसेस भी खुद निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रूल्स को ध्यान रखते हुए एक क्या करना पड़ेगा? XYZ एक्सेस यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। बताया था ना एक रूल, कैसे मिलर इंडिसेस स्टार्ट करते हैं, हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि हमें कोई ओरिजिन फाइंड करना है और XYZ 3 एक्सेस हमें लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो ओरिजिन है वो कहाँ लें हम। तो हमने ये कहा है कि जो प्लेन है ना उस पे ओरिजिन नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर तो ओरिजिन नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे आप यहाँ पे 0 अगर मान लो तो ये नहीं हो सकता, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। क्योंकि अगर प्लेन पे आपने जहाँ से प्लेन जा रहा है वहीं पे आपने 0 ले लिया तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि नहीं होना है, ठीक है। मिलर इंडिसेस को इनफाइनाइट नहीं होना है। तो 0 जो है ओरिजिन जो है हमारे प्लेन वाले पार्ट पे कहीं नहीं आएगा, बाकी हाँ इनमें कहीं भी ले सकते हो आप। तो मान लो हमने यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर कर लिया, एक लाइन ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, ये हमारी जो है 3 एक्सिस आ गई, ठीक है। अब हम इन एक्सिस को क्या नाम दे सकते हैं? X, Y, Z, किसी को कुछ भी नाम दे दो, X, Y, Z। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें
तो एक्स वाली एक्सिस पे देखो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के थ्रू जो हम पैरेलल प्लेन को देख रहे हैं, मिलर इंडिसेस क्या होती है हमारी, जो हमारा पैरेलल प्लेन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू उसका इंटरसेप्ट ही तो फाइंड करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये कितना पार्ट कवर कर रहा है, कहाँ पे है ये प्रेजेंट, हम इसको 1 यूनिट मान लें कि एक्स एक्सिस पे ये जो मिल रहा है हमारे, इसको ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस पॉइंट को, है ना, इस एक्सिस पे मिल जाएगा ये वाले प्लेन को हमें। तो ये तो 1 हो गया हमारा, ठीक है, इसको 1 यूनिट मान लिया हमने, इस पूरे की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने 1 यूनिट मान ली। फिर वाई पे देखो, क्या वाई पे ये प्लेन कहीं मिल रहा है, भाई कहीं इनफाइनाइट पे तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब भी कोई पैरेलल प्लेन होता है, इसको अगर आप आगे आगे ऐसे ड्रॉ करते जाओ तो ये एक पैरेलल प्लेन बनता जा रहा है, तो ये कहीं इन्फिनिटी पे तो मिल जाएगा, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी पे तो हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ दिखता नहीं है हमें मिलना हुआ, कहीं अभी कहीं मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, बट इन्फिनिटी पे मिल जाएगा, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी है, राइट। अब ऐसे ही जेड एक्सिस देखो, क्या जेड एक्सिस पे कहीं मिलता हुआ दिख रहा है ये वाला पॉइंट हमें, ये वाला जो प्लेन है नहीं दिख रहा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करोगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएगा, ठीक है, तो ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे मिल ही जाएगा, तो इसलिए इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी इन्फिनिटी हो गया। अब इसका कर दो रेसिप्रोकल, 1/∞ क्या होता है 0, तो इसको हम अगर निकालते हैं मिलर इंडिसेस तो क्या आती है 1 0 0, ठीक है, तो ये आया हमारा इसका आंसर 1 0 0, ठीक है। हो सकता है अगर आप एक्स वाई जेड को कुछ डिफरेंट ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड, इसको एक्स ले लो, तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू 1 ऐसे आ जाए, 0 1 0, ऐसा भी हो सकता है तो भी सही है, और ऐसे भी आ सकता है तो भी सही है, क्योंकि ये हमारी डिपेंड करता है आपने कौन सी एक्सेस ली हैं, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ मिलर इंडिसेस का। तो वैसे तो मुझे मिलर इंडिसेस के यूजेस भी बताने थे कि इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, आगे हम इसके लिए प्लेन निकालते हैं, मतलब प्लेन के बीच का एंगल निकालते हैं और इंटरप्लानर डिस्टेंस भी निकालते हैं स्पेसिंग वाली, ठीक है, तो वो भी कराना था, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे मिलर इंडिसेस के प्रैक्टिस के लिए, और उसके कुछ यूजेस देखते हैं कि हम कैसे कैसे एंगल निकालते हैं और कैसे हम इंटरप्लानर डिस्टेंस निकालते हैं। तो अभी के लिए तो आप इसको रिवाइज़ कर लेना, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।